हेलो एवरीवन। रसायन विज्ञान में आज हम बात करेंगे तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। तो तत्वों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने से पूर्व हमें इसके कुछ इतिहास में जाना होगा। हमें देखना होगा कि किन किन वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए क्या क्या नियम दिए। तो सन 1669 से लेकर सन 1829 तक लगभग 43 तत्वों की खोज हो चुकी थी। लेकिन इतने व्यापक रूप से तत्वों की खोज तो हो चुकी थी, लेकिन इन तत्वों को याद रख पाना अत्यधिक मुश्किल हो रहा था, क्योंकि संयुक्त रूप से इन तत्वों को गुणों के आधार पर याद रखना थोड़ा मुश्किल था। तो वैज्ञानिकों ने इन तत्वों को याद रखने के लिए इसकी सरलता के लिए अपने अपने स्तर के आधार पर वैज्ञानिकों ने नियम दिए, जिसमें सबसे पहला तत्वों का वर्गीकरण का जो नियम आता है वो नियम है हमारे पास डाइबेराइनर का त्रिक नियम। डाइबेराइनर का त्रिक नियम। अब यह नियम डाइबेराइनर ने सन 1829 में दिया था और इनके काल तक लगभग 43 तत्वों की खोज हो चुकी थी। यह हमारे पास पहला पॉइंट आता है। लेकिन अब इस नियम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो डाइबेराइनर ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया था, उन्होंने एक एक समूह में समान गुणों वाले 3-3 तत्वों को रखा तथा इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया। तो हमारे पास पहला पॉइंट आता है कि प्रत्येक समूह में समान गुणों वाले, यानी कि सबके गुण समान थे, समान गुणों वाले 3-3 तत्वों को एक समूह में रखा। समान गुणों वाले 3-3 तत्वों को रखा, यानी कि प्रत्येक समूह में समान गुणों वाले 3-3 तत्वों को रखा। तथा इन्होंने एक बात कही थी कि इनमें जो मध्य तत्व का जो परमाणु भार है वो उसके पास वाले दोनों तत्वों के परमाणु भार के गणितीय माध्य के बराबर होगा या इसका औसत होगा। यानी कि मध्य तत्व का परमाणु भार उसके पास वाले तत्वों के परमाणु भार के गणितीय माध्य या उनका औसत होगा। अब इसको हम समझे गणितीय माध्य को कि उदाहरण के तौर पर, तो हमारे पास पहला जो उदाहरण आता है वो इस प्रकार आता है कि उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण इस प्रकार खंड वर्ग बनाए, जिनमें प्रत्येक समूह में 1, 2, 3 तत्वों को रखा। यदि हम देखें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये यदि हम देखें इसको तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो हमारे पास होता है 35.5, ब्रोमीन का परमाणु भार है हमारे पास 76, आयोडीन का है 127। तो 35.5 प्लस 127/2, यदि हम इसका गणितीय माध्य निकाले तो वो लगभग आता है 76 के आधार पर, जो कि ब्रोमीन के परमाणु भार के लगभग समान आता है। तो इनका नियम यही कहता है कि जो मध्य तत्व है, यानी कि ब्रोमीन मध्य तत्व है, मध्य तत्व का जो परमाणु भार है 76, वो क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु भार के लगभग उसके गणितीय माध्य के बराबर होगा, जो कि ए बराबर है। और यदि हम दूसरा उदाहरण देखें हम तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब यहां पर कैल्शियम का परमाणु भार आता है हमारे पास 40, स्ट्रोंशियम का परमाणु भार 80 और बेरियम का परमाणु भार हमारे पास आता है 112। अब इसका हम यदि गणितीय माध्य निकाले तो 40 + 112/2, जो कि 81, यानी कि अप्रोक्स 81 के आसपास ये इसका परमाणु भार आता है। और यह परमाणु भार स्ट्रोंशियम के लगभग समान आता है।
तो हमें यह नियम यही कहता है कि मध्य तत्व का जो परमाणु भार है वो पास वाले दोनों तत्वों के परमाणु भार के लगभग समान होगा, या उनका गणितीय माध्य होगा। और इस नियम का जो अपवाद है वो ये है कि यह नियम कुछ तत्वों तक ही लागू हो पाया था। तत्वों के वर्गीकरण का जो हमारे पास दूसरा नियम आता है वो है हमारे पास न्यूलैंड का अष्टक नियम। यह नियम सन 1864 में न्यूलैंड द्वारा दिया गया था, और न्यूलैंड ने इस नियम में कहा कि आठवें तत्व का गुण प्रथम तत्व के समान होगा। यानी कि हम तत्वों की गणना करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th, यानी कि सोडियम, यानी कि आठवें तत्व का गुण जो है प्रथम तत्व के समान होगा। यानी कि यदि हम यहाँ से गणना करें तो आठवां तत्व सोडियम आता है, तो सोडियम के गुण जो है लिथियम के समान होंगे। इसी प्रकार यदि यहाँ से गणना करें तो आठवां तत्व मैग्नीशियम आता है, जिसके गुण जो थे इस तत्व के समान थे, यानी कि बेरिलियम के समान थे। यानी कि एल्यूमिनियम के गुण बोरोन के समान थे। इसी प्रकार उन्होंने यह कहा कि आठवें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान होंगे। किंतु अब जैसे कि पोटेशियम का गुण भी इसी का समान होगा, तो इस नियम का एक अपवाद था। यह नियम परमाणु भार 40 तक ही लागू हो पाया था। यानी कि कैल्शियम, जिसके परमाणु भार जो है वो 40 होता है, तो परमाणु भार 40 तक ही यह नियम सिद्ध हो पाया था। तो तत्वों के वर्गीकरण का हमारे पास जो तीसरा नियम आता है वो है हमारे पास मेंडलीफ का आवर्त नियम। यह नियम सन 1869 में मेंडलीफ द्वारा यह नियम दिया गया था, और मेंडलीफ ने जो सारणी दी थी वो कुछ हद तक सही थी, और उन्होंने जो आवर्त सारणी दी थी वो दी थी परमाणु भार के आधार पर, जबकि पिछले जो नियम दिए थे वो भी परमाणु भार के आधार पर ही दिए गए थे। और मेंडलीफ ने भी परमाणु भार के आधार पर वर्गीकरण किया, तथा इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया, तो इन्होंने कहा कि परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यदि हम इसको समझे कि माना कि तत्व A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, हमने माना कि यह तत्व है, तो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि इनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया जाए तो समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। यानी कि H का जो गुण है वो A के समान होगा, तो ये समान गुणों वाले तत्व B का I के समान होगा, तो ये समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हो रही है। यानी कि समान गुणों वाले तत्व उसके साथ आ रहे हैं। तो हमारे पास पहली बात यह लिखेंगे हम कि समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में रखा गया, वर्ग में रखा गया, तथा अब यहां पर कुछ रिक्त स्थान भी थे तत्वों के लिए। यानी कि जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी उन तत्वों की खोज के लिए उन्होंने रिक्त स्थान छोड़े थे, ताकि भविष्य में उन तत्वों की खोज हो और उन तत्वों को वो स्थान मिले। तो हमारे पास अगली बात यह आती है कि तत्वों के लिए जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी
उनके लिए रिक्त स्थान छोड़े गए। और इसमें आवर्त सारणी में जो इस प्रकार से क्षैतिज रेखाएं यानी कि क्षैतिज पंक्तियां बनाई गई थी तत्वों के लिए, उनको कहा आवर्त। तथा इनका अंकन जो था, कुल 7 आवर्त रखे गए थे और इनका अंकन 1 से 7 तक किया गया। और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां रखी गई थी, ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी पंक्तियां रखी गई थी, उनको कहा था वर्ग। और इनका अंकन रोमन संख्या में 1 से 8 तक किया गया था। और एक समूह और था जिसको शून्य समूह नाम दिया गया था। यह समूह अक्रिय गैसों की खोज के साथ जोड़ा गया। यह समूह जो था, एक समूह इसके अलावा और जोड़ा गया था जिसकी खोज, जो अक्रिय गैसों की खोज हुई थी उसके बाद उस समूह को जोड़ा गया था। और इस मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी जो मेंडलीफ ने दी थी, इसके मुख्य रूप से 2 लाभ हुए। जो पहला लाभ था वो ये हुआ कि तत्वों को याद रख पाना सरल हो गया था। और दूसरा जो लाभ हुआ था वो ये हुआ कि वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिला। अब जब तत्वों को याद रख पाना सरल हो गया था तो वैज्ञानिक नए तत्वों की खोज में जुट गए, क्योंकि उनके गुणों के आधार पर नए तत्वों को खोजना अत्यधिक सरल हो गया था। तो वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिला। तत्वों के वर्गीकरण का हमारे पास जो चौथा नियम आता है वो हमारे पास है आधुनिक आवर्तन नियम। यह नियम सन 1913 में मोसले द्वारा दिया गया था। मोसले ने मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी दी थी उसका संशोधन किया और उन्होंने एक बात कही कि तत्वों का जो मूलभूत गुण है वो परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक होता है। तथा इन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। तो हमारे पास पहला पॉइंट आता है कि तत्वों का मूलभूत गुण परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक होता है। तथा उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि मेंडलीफ ने कहा था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, क्योंकि उन्होंने परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था और इन्होंने संशोधन कर परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। और इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बाद में इस